गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध और आज हम करेंगे 8th क्लास की साइंस का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देखा जा सकता। तो सूक्ष्म जीव साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनके एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में यानी कि रेनी सीजन के अंदर घर पे पड़ा अचार या पिकल या डबल रोटी वगैरह जो होती है उसके ऊपर एक ग्रेइश कलर की यानी कि एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, सूक्ष्म जीवों की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दूसरे आप देख सकते हो फंजाई, जैसे मैंने अभी बात की कि जो घर पे रखी बरसात के मौसम में जो डबल रोटी वगैरह होती है, अचार होता है, उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो फंजाई की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। इसके अलावा एल्गी, जिसको हिंदी में शैवाल कहा जाता है। एक होते हैं प्रोटोजोआ, जैसे कि जो मलेरिया की डिजीज़ होती है, मलेरिया का जो बुखार आता है इंसानों के अंदर, वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो इसको हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। एक और कैटेगरी है जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, बट उसको अलग से रखा गया है, जिसको हम कहते हैं वायरसेस, यानी कि हिंदी में इसको हम विषाणु कहते हैं। लेकिन ये बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ये इनसे थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रेप्लिकेट नहीं करते, यानी कि अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। ये सिर्फ तभी रेप्लिकेट करते हैं जब ये किसी बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर या किसी दूसरे जानवर के अंदर जब ये शरीर में चले जाते हैं तो उनकी कोशिकाओं के अंदर, उनके सेल्स के अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी कि तब ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके। तो आजकल जो कोरोना डिजीज़ चली हुई है, ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है इंसान को, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। अब वायरसेस के बारे में आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ कि वायरसेस की दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। इसको किल करने वाली कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी रोकथाम, यानी कि इसकी जो, जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर के अंदर किसी प्लांट के या एनिमल के या बैक्टीरिया के अंदर जब ये चला जाता है तो अपनी संख्या को बढ़ाता है, और जब इनकी संख्या बढ़ती है तो शरीर ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सेल को डैमेज करता है, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है। हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो इनकी मल्टीप्लिकेशन को कम कर देती है, यानी कि इनकी जो संख्या बढ़ती है लगातार शरीर के अंदर, तो उसकी संख्या बढ़ने की दर को ये कम कर देती है दवाइयाँ, ठीक है। तो उनको एंटी वायरल ड्रग्स कहा जाता है। तो एक्चुअल में वो वायरस को किल नहीं करती हैं, सिर्फ इनकी जो बढ़ने की संख्या है उसको कम कर देती है। ओके। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, यानी कि हैबिटेट क्या है इनका, यानी कि ये इनका आवास क्या है, कहाँ पे रहते हैं। तो मोस्टली दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स। They are also found inside the bodies of animal including human beings, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के पर्यावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठीक है, जैसे कि हिमालय की चोटियों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, या जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठीक है, हमारे जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे हर टाइम बर्फ़ रहती है, लेकिन वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गर्म पानी के झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत ही ज़्यादा सूखा एरिया है, यानी कि डेजर्ट रीजन है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दलदली भूमि होती है, मार्शी लैंड्स, वहाँ पर भी
माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, यानी कि इस धरती के ऊपर जितने भी आवास हैं जहाँ पर कोई अन्य जीव नहीं रह पाते हैं वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ उनके नुकसान भी होते हैं, यानी कि कुछ उनके बेनिफिट्स हैं, कुछ वो हार्मफुल भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम दोनों ही कैटेगरीज़ को वन बाय वन हम करेंगे कि ये बेनिफिट्स किस प्रकार के करते हैं और इनसे नुकसान कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके बेनिफिट्स, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ क्या हैं, और उसके बाद हम इनके पढ़ेंगे हार्म्स यानी कि नुकसान। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेनिफिट्स, कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाला जो बेनिफिट है, वो जो हम आम घरों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दूध से दही बनना, या फिर जैसे कि जो बिस्किट वगैरह बनते हैं, बेकरी का जो मटेरियल होता है जैसे ब्रेड है या डबल रोटी है, ठीक है, तो वो सब किसकी हेल्प से बनते हैं, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं। अब क्या किया जाता है कि इनका जो जैसे दूध है, ठीक है, तो मिल्क के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा बटर मिल्क यानी कि जिसको हम लस्सी कहते हैं या छाछ कह जाते हैं, ठीक है, बटर मिल्क या पहले का थोड़ा सा जो कर्ड है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दही या थोड़ी सी लस्सी, छाछ या बटर मिल्क जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देते हैं। अब एक्चुअल में उसमें होता क्या है, उसमें बटर मिल्क यानी कि छाछ में या दही के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये एक टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो बटर मिल्क यानी कि छाछ या फिर दही के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। तो जब इसकी थोड़ी सी मात्रा बटर मिल्क की या कर्ड की दूध के अंदर मिक्स कर दी जाती है, ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस मिल्क के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ वो मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, क्या चीज़, प्रोटीन्स, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होंगे तो उस दौरान मिल्क जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर, ठीक है, दही के अंदर। इसी प्रकार से जो ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, तो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए जो भी आटा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है, एक प्रकार का फंजाई यूज़ किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का ईस्ट है, ये एक फंजाई है, ठीक है, यानी कि जिसको हम कवक कहते हैं, तो हिंदी में भी इसको ईस्ट ही कहा जाता है, ठीक है। तो जो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, ईस्ट। तो इसको आटे के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर जब उससे डबल रोटी या ब्रेड वगैरह जब तैयार किए जाते हैं तो वो पफ्ड अप अपीयरेंस देते हैं, यानी कि पफ्ड अप अपीयरेंस का मतलब होता है कि वो फूल जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो ये एक पहला बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट हम देखते हैं कमर्शियल यूज़। कमर्शियल मतलब कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर बड़े स्केल पे इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर जो चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, हिंदी में भी इसको अल्कोहल ही बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि वाइन है, यानी कि शराब जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं।
तो अल्कोहल और वाइन जो है वो मोस्टली किससे तैयार की जाती है, उसके अंदर भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईस्ट को क्या करते हैं, जैसे कि जो अनाज होता है, ठीक है, यानी कि जो वीट है या बार्ले है, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर जो फ्रूट जूसेज होते हैं यानी कि फलों का जो रस है, तो इन सब के साथ क्या किया जाता है, इस ईस्ट को ऐड कर दिया जाता है, इसके साथ इनको मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसको काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया जाता है। और फाइनली ये ईस्ट क्या करती है, इस वीट, बार्ले या फ्रूट जूसेज जो होते हैं इनको किस में कन्वर्ट कर देती है, इनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि वाइन के अंदर या शराब के अंदर। ठीक है, अब ये जो ईस्ट का इस्तेमाल करके अनाज पे या जौ पे या फलों के रस पे, यानी कि वीट, बार्ले, फ्रूट जूसेस पे, इनको इससे फिर अल्कोहल की प्रिपरेशन करना, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है फर्मेंटेशन। यानी कि जो वीट है, बार्ले है, फ्रूट जूसेस है, उसके साथ ईस्ट का यूज़ करके अल्कोहल प्रिपेयर करना। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, फर्मेंटेशन। ओके, और फिर इनको मार्केट में सेल किया जाता है। अब तीसरा जो यूज़ है वो हम और देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो यूज़ है वो है मेडिसिनल यूज़। कौन सा यूज़ है, मेडिसिनल यूज़। यानी कि जैसे कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है या वो खुद डॉक्टर के पास जाता है, तो फाइनली डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाइयाँ देता है, यानी कि कुछ मेडिसिन देता है। ठीक है, एक्चुअल में वो मेडिसिन क्या करती है, वो उस पेशेंट को ठीक कर देती है। अब ये मेडिसिन बनती किससे है, ठीक है, तो इन मेडिसिन की वजह से ही पेशेंट ठीक हो जाता है, उसका जो रोग है, उसकी जो बीमारी है, उसकी जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेडिसिन है ये किससे बनी होती हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो मेडिसिन है इनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, यानी कि हिंदी के अंदर हम इनको कहेंगे प्रतिजैविक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are prepared from some microorganisms and can kill or retard the growth of harmful microorganisms। अब देखिए, जो इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो भी डिजीज़ होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, हो सकता है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है वो किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो, जैसे मैंने आपको बताया मलेरियल डिजीज़ होती है, या इंसानों के अंदर जो टाइफाइड का रोग होता है, टाइफाइड फीवर जो होती है, ठीक है, या इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही इंसानों के अंदर डिजीज़ या दूसरे एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे बीमारी पैदा हो रही है, तो उन सूक्ष्म जीवों को वो मारने का या उनकी ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं, यानी कि उनकी शरीर के अंदर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, जिससे इंसान ठीक हो जाता है। तो वो केमिकल सब्सटेंस, यानी कि वो रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किए जाते हैं और जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की या तो वृद्धि को रोक देते हैं या फिर उनको पूर्ण रूप से मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो रासायनिक पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रतिजैविक कहलाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स उनको कहा जाता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, उससे पहले एक बात और है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा।
किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब की गई थी? तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1929 के अंदर, ठीक है। और वो एक्चुअल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो अपना ही कुछ वर्क कर रहे थे, और पेनिसिलिन बाय चांस यानी कि अपने आप इसकी डिस्कवरी हो गई, ठीक है, अचानक से। तो ये बाई चांस डिस्कवरी थी, एक्चुअल में कोई एंटीबायोटिक बना नहीं रहे थे वो, तो बाई चांस इसकी डिस्कवरी हो गई थी। ओके, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब कोई इंसान एंटीबायोटिक ले रहा है, ठीक है। तो नंबर 1, these should be taken only when advised by a qualified doctor। यानी कि मेडिसिन तभी लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक तभी लेनी चाहिए जब कोई डॉक्टर ने इसकी सलाह दी हो, ठीक है, तभी लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यू मस्ट कंप्लीट इट्स कोर्स, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जितने समय के लिए इसको लेने के लिए कहा जाए कि आपको इतने समय के लिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए इतने टाइम के लिए ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, महीना, ठीक है, तो वो कोर्स कहलाता है। तो उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने 2 दिन, 1 हफ्ते के लिए लेने के लिए कहा है और पेशेंट ने 2 दिन लेने के बाद उसको थोड़ा ठीक फील हुआ तो उसने मेडिसिन लेना छोड़ दिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट टेक any of antibiotic when not needed or overdose। यानी कि एंटीबायोटिक कभी भी तब नहीं लेनी चाहिए जब शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तब भी कोई इंसान इसको ले रहा है तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। या डॉक्टर ने जितनी डोज़ लेने के लिए कहा है तो उतनी ही डोज़ लेनी चाहिए। जैसे कि 1 टेबलेट लेने के लिए कहा है तो 1 टेबलेट लीजिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने 1 के लिए कहा है और आप 2-4 ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से 4th नंबर पे, वो है इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना, ठीक है, यानी कि मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी तो अधिक क्रॉप प्रोडक्शन होगी, अधिक फसल की पैदावार अधिक अच्छी होगी, ठीक है। तो किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की, ठीक है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी के अंदर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया करते क्या है, ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये किस में बदल देते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। और इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कौन यूज़ करता है, इनका यूज़ करता है प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी उसको मिट्टी के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में बदल दिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। अब इस नाइट्रोजन को कौन यूज़ करेंगे, प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स के ऊपर जितने डिपेंड एनिमल हैं या जो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के पार्ट या उनके प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो शरीर में कमी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की, ओके। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद फाइनली
एक और इसका बेनिफिट है, वो है वैक्सीन। ठीक है, आपने पोलियो वैक्सीन के बारे में तो सुना होगा, यानी कि प्लस पोलियो प्रोग्राम जो चलता है सरकार के द्वारा चलाया जाता है कि 3 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वैक्सीन होती क्या है? ठीक है, तो वैक्सीन भी क्या किया जाता है, वैक्सीन भी एक प्रकार की डिजीज़ को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक एंटीबायोटिक में यानी कि एक मेडिसिन में और एक वैक्सीन में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक पेशेंट को तब दी जाती है जब उसको कोई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उसको कोई रोग हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए वैक्सीन मेडिसिन दी जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन वैक्सीन किसी भी इंसान को या बच्चे को तब दी जाती है जब उसको डिजीज़ एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, यानी कि भविष्य में फ्यूचर में होने वाली डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन दी जाती है। अब जैसे पोलियो वैक्सीन है, ये एक्चुअल में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन एक्चुअल में इसमें होता क्या है, जैसे कि बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी गई है तो उससे उसके शरीर में क्या होगा। ठीक है, और एक्चुअल में पोलियो वैक्सीन में क्या है, तो पोलियो वैक्सीन के अंदर एक्चुअल में ये डिजीज़ किस वजह से होती है, वैसे पोलियो इन बच्चों के अंदर ये होती है वायरस की वजह से। ठीक है, कौन सा वायरस? पोलियो वायरस। ठीक है, अब ये पोलियो वायरस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस की वजह से होती हैं और उनका कोई इलाज नहीं है, वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसका एंटीबायोटिक नहीं है जो पोलियो वायरस को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो पोलियो वायरस को भी ख़त्म करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो अब पोलियो वायरस क्या किया जाता है वैक्सीन के अंदर, पोलियो वैक्सीन के अंदर जो पोलियो वायरस जैसे दिखने वाले प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। कहाँ पर? लैब के अंदर। ठीक है, लैब के अंदर पोलियो वायरस जैसे दिखने वाले कुछ प्रोटीन बनाए जाते हैं। एक्चुअल में ये प्रोटीन होते हैं, कोई वायरस नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये इनकी बनावट ऐसी बनाई जाती है, यानी कि डुप्लीकेट पोलियो वायरस बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर इनको क्या किया जाता है, चाइल्ड के अंदर सेंड कर दिया जाता है, यानी कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप के थ्रू इस प्रोटीन को, यानी कि जो डुप्लीकेट वायरस है उसको पिला दिया जाता है। ठीक है, उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बच्चे के शरीर के अंदर जाने के बाद ये जो प्रोटीन है इसको बच्चे का शरीर क्या समझता है कि एक्चुअल में ये पोलियो वायरस है। ठीक है, अब शरीर को नहीं पता कि ये डुप्लीकेट पोलियो वायरस है, लेकिन उसका बच्चे का जो शरीर है वो क्या करेगा, उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, यानी कि जो उसका इम्यून सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो संस्थान है, जो उसकी रोगों से लड़ने की जो पावर है, ठीक है, वो क्या करती है, इस डुप्लीकेट वायरस के खिलाफ कुछ सेल्स बना देती है जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। क्या कहते हैं, कुछ सेल बन जाते हैं जिनको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और ये एंटीबॉडीज़ बन के क्या करती हैं, बच्चे के अंदर जो डुप्लीकेट प्रोटीन है, ठीक है, यानी कि जो पोलियो वैक्सीन के रूप में बच्चे के अंदर डुप्लीकेट पोलियो वायरस डाला गया, ये उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इससे हुआ क्या, अब इससे बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी पोलियो वायरस के खिलाफ, या जो डुप्लीकेट पोलियो वायरस था उसके खिलाफ बनी, तो वो एंटीबॉडीज़ बनी रह जाएंगी। और फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर, जब बच्चे के अंदर रियल में, वास्तविकता के अंदर जब कभी पोलियो वायरस जाएगा, ठीक है, तो अब पहले से ही बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो पोलियो वायरस को तुरंत ख़त्म कर देगी और बच्चे को पोलियो नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पोलियो वैक्सीन है वो भी एक्चुअल में जो वैक्सीन्स है वो किससे तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, यानी कि सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। ठीक है, तो अब लास्ट एंड फाइनल जो इसका बेनिफिट है वो है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो गली सड़ी जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं, ठीक है, बची हुई रोटियां हैं, बचा हुआ खाना है या उबली हुई चाय है, ठीक है, तो इन सब को यदि मिट्टी में डाल दिया जाए, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, तो कुछ दिनों के बाद ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। तो इसके अलावा जो खाद है, यानी कि जो मैन्योर है, ठीक है, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बनाई जाती है, तो ये भी किसकी वजह से बनाई जाती, किसकी हेल्प से ही बनाई जाती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों की हेल्प से ही बनाई जाती है। तो इस तरह से ये पर्यावरण को शुद्ध करने में भी हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैवी की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके 5 मुख्य वर्ग कौन से हैं, सूक्ष्म जीवों के 5 मुख्य वर्ग, उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने आपको लिखवाए थे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस और एल्गी, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैवी क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि प्रतिजैवी क्या होते हैं और उनको लेते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने 1 to 5 5 बेनिफिट्स किए हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले, ठीक है। क्या लाभ हैं सूक्ष्म जीवों के, तो वो 5 लिखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।